हेलो एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में 9 जून पर हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर द हिंदू एनपीआईबी को हम एमसीक्यू के थ्रू कवर करेंगे। एंड एमसीक्यूज जो है वो प्रैक्टिस करना डेली बेसिस पे जरूरी होता है, बिकॉज प्रीलिम्स के एग्जाम के अंदर ये जो स्ट्रेटजीज आप यहाँ पर लर्न करते हैं, जो प्रैक्टिस आप यहाँ पे करते हैं, जो आपकी एक्सपर्टीज आती है एमसीक्यूज को सोल्व करने में, वो आपको प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर भी ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज जो होते हैं वहां पर अपनी नॉलेज को अप्लाई करके उनको सोल्व करने में हेल्प करती है। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। आपके जो भी डाउट्स होते हैं आप @prince_luthra पे मुझे भेज सकते हैं। आज के जो टॉपिक्स हैं वो जल्दी से देख लेते हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ब्लू ओरिजिन के बारे में डिस्कशन करेंगे, देन गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में डिस्कशन होगा, लैंड फॉर्म्स के बारे में जानेंगे, शर्लॉक एक पर्टिकुलर क्या प्रोडक्ट जो है वो लेकर आया गया इसके बारे में जानेंगे, मैप बेस्ड क्वेश्चन आपका रहने वाला है। देन हम वेंटिलेटर्स को लेते हुए एनजीटी एंड आसियान के बारे में डिस्कशन करेंगे। देन पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन को लेकर भी एक क्वेश्चन हमारा रहने वाला है। और फाइनली स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट रिपोर्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। द हिंदू एनालिसिस आज का ऑलरेडी अपलोडेड कर दिया गया है। इट इज ऑन द सेकंड चैनल, यू कैन वॉच इट, बिकॉज द हिंदू एनालिसिस जो है दैट विल हेल्प यू इन डेवलपिंग अ गुड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द मेंस एग्जामिनेशन ऑल्सो, और वहां पर किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और प्रीलिम्स के अंदर भी जो आपके हिंदू से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर कहें कि करंट अफेयर्स में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन सोल्व करने में भी आपको हेल्प करेगा। सो सेकंड चैनल के ऊपर द हिंदू एनालिसिस अपना देख लिया करिए। समर 50 कोड जो है वो आज के लिए एप्लीकेबल है। रात को 10 बजे इसे डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो अगर आपको कोई भी सीरीज सब्सक्राइब करनी है तो रात को 10 बजे से पहले कर सकते हैं और 50% डिस्काउंट को यहाँ पर ले सकते हैं। चलते हैं यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड के ऊपर जो कि हमारी है टारगेट को लेकर। नाउ सेट अ टारगेट, कितना टारगेट आप यहाँ पे सेट करेंगे? 8 से 10 एमसीक्यूज अगर आपके ठीक होते हैं तो आप टॉपर कैटेगरी में आते हैं। 6 से 7 एमसीक्यूज अगर आपके ठीक होते हैं आप सीरियस एस्पिरेंट, ये आपका सेफ जोन होता है। बेसिकली जो पहली 2 कैटेगरीज है ये आपका सेफ जोन है, क्योंकि कट ऑफ भी 6 और इससे ज्यादा की रखी गई है। उससे नीचे अगर आपके मार्क्स आते हैं एस्पिरेंट या स्टूडेंट कैटेगरी में तो आपको यहाँ पर इंप्रूव अपने आप को करना पड़ेगा, और यहाँ पर ऊपर की कैटेगरी जो सीरियस एस्पिरेंट है, देन जो टॉपर कैटेगरी है, यहाँ पर आना पड़ेगा। चलिए आज के पहले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं जो कि ब्लू ओरिजिन को लेकर है। ब्लू ओरिजिन रिसेंटली न्यूज में देखा गया ये क्या है, पहले भी इसके ऊपर डिस्कशन हो चुका है, लेकिन पहले किसी और चीज की वजह से ये न्यूज जो थी अपीयर हुई थी, अभी किसी दूसरी वजह से हुआ। न्यूज भी मैं आपको बताने वाला हूं कि ब्लू ओरिजिन न्यूज में क्यों था, या आपको बताना है क्या ये कोई कमर्शियल स्पेस वेंचर है, क्या ये बैथमेट्रिक स्टडी है ओशन की जो हम करते हैं, जेनेसिस ऑफ वाटर ऑन अर्थ को देखने के लिए एक पर्टिकुलर मिशन को लेकर आया गया, या फिर इसका पर्पस कुछ और ही है। 10 सेकेंड्स का जो टाइमर है वो मैंने यहाँ पे शुरू कर दिया आपका, आप इसका आंसर करें और फिर इसके बारे में हम डिस्कशन जो है अपना करने वाले हैं। सोचिए और आंसर करें। चलिए देखिए, ब्लू ओरिजिन जैसे कि स्पेसएक्स एक कंपनी है। स्पेसएक्स किसकी कंपनी है? इलॉन मस्क की। उसी तरीके से जो अमेजोन, जो आपकी अमेजोन है जहां से हम काफी सारे लोग जो है शॉपिंग करते हैं, जो भी हमें रोजमर्रा की चीजें चाहिए होती है वो भी आपको अमेजोन के ऊपर मिलती है। तो जेफ बेजो उसके फाउंडर है, और जेफ बेजो की एक कंपनी है जिसका नाम है ब्लू ओरिजिन, जो कि स्पेस सेक्टर से एसोसिएट करती है। ये जो प्राइवेट कंपनी है, स्पेस एक्स हो या फिर ब्लू ओरिजिन हो, ये नासा के भी वेरियस एरियाज के अंदर हेल्प करती रहती है। 20 जुलाई को जेफ बेजो जो है वो स्पेस की तरफ फ्लाई करने वाले हैं। तो ये जो बिलियनर एंटरप्रेन्योर है ये अपने भाई के साथ एक फ्लाइट के अंदर बेसिकली स्पेस के अंदर जाने वाले हैं, जो आपकी एरोस्पेस के अंदर यहाँ पर ये इनकी ब्लू ओरिजिन के द्वारा एक जो फ्लाइट है उसको लॉन्च किया जाएगा। सो दिस वाज द न्यूज। न्यूज देखी जाए तो पर से इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बिकॉज अब अगर एक बिलियनियर अगर स्पेस में जा भी रहे तो नोबडी वुड आस्क हिज और हर नेम एटलीस्ट इन यूपीएससी एग्जामिनेशन। पीसीएस के अंदर हो सकता है उनका नाम पूछ लिया जाए, या फिर दूसरे एग्जाम्स में हो सकता है उनका नाम पूछ लिया जाए। तो वहां के हिसाब से मैंने आपको उनका नाम बता दिए। अगर पूछा जाएगा कि ब्लू ओरिजिन के फाउंडर कौन है तो आप बता दीजिएगा। यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्लू ओरिजिन क्या है, ठीक है। तो यहां पर ये कमर्शियल स्पेस वेंचर है, ए आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ब्लू ओरिजिन वाज फाउंडेड बाय जेफ बेजो विद द विजन कि फ्यूचर के अंदर मिलियंस ऑफ पीपल जो है उनको यहां पर स्पेस में लेके जाया जा सके। जो स्पेस टूरिज्म है उसमें भी ये काफी ज्यादा रुचि रखता है। ब्लूज एफर्ट्स टू फ्लाई एस्ट्रोनॉट्स टू स्पेस और न्यू शेपर्ड भेजा गया जो है उसके अंदर भी इसे डेवलप किया जा रहा है। तो बेसिकली फ्यूचर में एस्ट्रोनॉट्स को लेकर जाना होगा, तो भी जो ब्लू ओरिजिन है वो अपने न्यू शेपर्ड को डेवलप कर रहा है। रीयूजेबल जो आपके लिक्विड रॉकेट इंजन होते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है। रीयूजेबल रॉकेट का फायदा यही होता है कि जो कॉस्ट आपकी ट्रैवलिंग की वो कम हो जाती है। पिछले वीडियोस के अंदर जब मैंने आपको ये रीयूजेबल रॉकेट के बारे में बताया था वहां पर पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया था, इसको एक एरोप्लेन से कंपेयर करके बताया था कि किस तरीके से आपकी कॉस्ट जो है, जो अभी तक काफी ज्यादा होती थी, रीयूजेबल रॉकेट को यूज करने की वजह से वो कॉस्ट अब काफी कम हो जाएगी। आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ब्लू ओरिजिन से आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री
गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में जानते हैं। इसको लेकर आपको बताना है कि ये बताएं करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है, कौन सा कथन आपका सही है। इसके अंदर एडिशनल 5 kg पल्सेस जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर लोगों को दी जाएगी। इसके अंदर एनएफएसए के जो बेनिफिशियरीज है उनको ही कंसीडर किया जाएगा एंड इट इज स्पेसिफिकली टेलर्ड फॉर द अंत्योदय कार्ड होल्डर्स। तो अंत्योदय के जो कार्ड होल्डर्स हैं उनके लिए इसे बनाया गया है। सोचिए, द हिंदू के अंदर न्यूज थी, वहीं से ये बनाया गया है। क्या आंसर हो सकता है इसका, सोच के बताएं। तो यहां पर न्यूज में थी क्योंकि सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट ऑफ वैक्सीन जो है वो दोबारा से कर दिया गया। अगर आपने देखा हो परसों जब पीएम मोदी लाइव आए थे तो वहां पर भी उन्होंने सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट की बात करी थी, और जब सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट की बात हो रही थी वैक्सीन की तो उसके अंदर पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में भी मेंशन किया गया था आर्टिकल के अंदर। उन्होंने यहां पर अनाउंस किया है कि एक्सटेंशन किया जाएगा, जो फ्री राशन डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम हम लेकर आए थे 80 करोड़ देश के बेनिफिशियरीज के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत, उसको दिवाली नवंबर तक जो है वो एक्सटेंड करने की बात करी थी। ठीक है, चलिए यहां पर आते हैं अपनी स्टेटमेंट्स के ऊपर, वन बाय वन देखेंगे। पहली स्टेटमेंट कहती है कि इसके अंदर 5 किलो एक्स्ट्रा दाल दी जाएगी। तो देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया है कि फ्री रिसोर्सेज इसके अंदर दिए जाएंगे, प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिसमें 5 kg व्हीट या राइस। तो यहां पर एक्स्ट्रा 5 kg व्हीट या राइस देने की बात करिए, पल्सेस देने की बात नहीं करी। तो यहां पे 5 kg व्हीट या राइस एक्स्ट्रा दिया जाएगा, प्लस 1 kg जो भी मर्जी है जिस व्यक्ति की वो पल्सेस भी इसमें ले सकता है। तो 80 करोड़ लोग जो कि एनएफएसए के अंदर कवर किए हुए हैं उनको क्या फायदा होने वाला है, 5 kg एक्स्ट्रा उनको अनाज मिलेगा, चावल मिल सकता है, और 1 kg उनको क्या मिलेगा, दाल अपनी पसंद की मिल सकती है। तो पहली स्टेटमेंट में 5 kg दाल लिखा हुआ था जो कि गलत है, क्योंकि 1 kg दाल यहां पे दी जाएगी, एनएफएसए के बेनिफिशियरी को दिया जाएगा। ये स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है, लेकिन यहां पर अलग से कोई ऐसा अंत्योदय कार्ड होल्डर की जो क्राइटेरिया है वो नहीं डाला गया। ईच वन ऑफ देम वाज प्रोवाइडेड डबल ऑफ देयर करंट एंटाइटलमेंट, क्योंकि कोविड के टाइम पर बहुत सारे बीपीएल फैमिलीज ऐसी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कि यहां पर ना उनके पास जॉब्स हैं, ना कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, ना पैसा है। इसी वजह से जो ये आपका एक काफी बेहतर इनिशिएटिव जो था वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया था। अंत्योदय अन्न योजना के जो कार्ड होल्डर्स है वो कोई स्पेसिफिक मेंशन उसका यहां पे नहीं किया गया, तो सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से आंसर आपका हो जाएगा बी। चलिए इससे आगे बढ़ते हुए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है। पूछ रहा है 3 स्टेटमेंट्स को देखकर कि बताएं हम किस पर्टिकुलर रेंज की बात कर रहे हैं। यहां पर 3 कैरेक्टरिस्टिक दे रखी है, उससे पता चलेगा गुरु शिखर जो है इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर हाईएस्ट पॉइंट है। हो सकता है, देखते हैं ये कहां पर होगा हाईएस्ट। इट गिव्स राइज टू बानास एंड सखी रिवर। बानास और सखी रिवर यहां से निकलती है। इट्स लिटरल मीनिंग इज लाइन ऑफ पीक्स। इसका लिटरल मतलब जो है वो है लाइन ऑफ पीक्स, पीक्स की एक लंबी रेखा। सोचिए इसके बारे में, सुप्रीम कोर्ट ने अभी ऑर्डर किया था कि ये जो रेंज है यहां से एनक्रोचमेंट को खत्म किया जाए, क्योंकि काफी ज्यादा एनक्रोचमेंट जो था वो यहां पर किया जा रहा था। ये यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था और द हिंदू के अंदर मेंशन भी किया गया था। लिटरल मीनिंग की बात करें तो लिटरल मीनिंग ऑफ अरावली रेंज इज लाइन ऑफ पीक्स। तो आपका आंसर क्या होगा, यहां पर बी आपका आंसर हो जाएगा। इट इज द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, जिसकी वजह से इसकी ऊंचाई भी अभी कम होगी क्योंकि काफी पुराना है। तो यहां पर धीरे धीरे उसका, अगर हम इसे हिमालय से कंपेयर करते हैं तो वहां पर हिमालय की ऊंचाई तो काफी ज्यादा है क्योंकि वो अभी कंपेरेटिवली यंग पीक मानी जाती है, लेकिन ये जो आपकी अरावली है इसे ओल्ड पीक माना जाता है, जिसकी वजह से इसकी ऊंचाई जो है पहले के कंपैरिजन में कम है। ठीक है, अब यहां पे देख लेते हैं एक्सटेंशन इसका कितना है। देखिए ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से, नॉर्थ ईस्ट से यहां पे नॉर्थ ईस्ट हुआ, किस डायरेक्शन में जाती है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। तो यहां पे दिल्ली में भी है, ठीक है, फिर आपका बीच में राजस्थान से होते हुए ये अहमदाबाद तक जाती है। ठीक है, तो ये पीक दिल्ली से अहमदाबाद, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट तक ये एक्सटेंड करती है। इसके अंदर गुरु शिखर जो है हाईएस्ट पॉइंट है, जो कि कहां पर लोकेट करते हैं, माउंट आबू के अंदर। ठीक है, साथ ही साथ अरावली रेंज इज क्वाइट रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज, यहां पर आपको मिल जाएंगे काफी सारे। यहां पर आपको पेनिनसुलर रिवर्स जो है लाइक बानास, लूनी, सखी, साबरमती, ये सब भी आपको यहां पर मिल जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में। यहां पर हम किस चीज के बारे में बात कर रहे थे, हम अरावली के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो इसके आसपास एनक्रोचमेंट हो रहा है उसको खत्म करें। दैट्स व्हाई इट वाज इन द न्यूज। और क्वेश्चन यहाँ से ज्योग्राफी का बन के आ सकता है, क्योंकि स्टैटिक पोर्शन में भी क्वेश्चन वहीं से बनते हैं जो किसी ना किसी रीजन की वजह से करंट अफेयर्स में मेंशन होते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। शर्लॉक टूल के बारे में पूछा गया। शर्लॉक टूल रिसेंटली सीन इन द न्यूज, ये क्या है? शर्लॉक टूल क्या है? कोई जीन एडिटिंग टूल है, क्रिमिनल डीएनए ट्रैकिंग टूल है, एआई बेस्ड इन्वेस्टिगेशन सॉफ्टवेयर है, या फिर नन ऑफ द अबव। द हिंदू में मेंशन किया गया था। सोचिए, साइंटिस्ट को लेकर न्यूज थी, बट पहले आप सोचें इसके बारे में, फिर मैं आपको बताऊंगा। चलिए देखिए, यहां पर शर्लॉक जो है आपकी क्रिस्पर कैस9, आपने सुना होगा इस टेक्नोलॉजी के बारे में, काफी फेमस है। क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी जो जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी आपकी है उससे रिलेट करता है। ठीक है, शर्लॉक इज बेस्ड ऑन क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी। और साइंटिस्ट ने अभी एक एंडेंजर्ड सैल्मन को, यहां पर सैल्मन का फिश जो है उसको सेव किया है
इस पर्टिकुलर जीन स्लाइसिंग टूल को यूज करते हुए। क्या है ये? आपका जीन एडिटिंग टूल है, ए आपका आंसर हो जाएगा। और एक सैल्मन, एंडेंजर्ड सैल्मन की जान यहां पर बचाई गई है इस टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए। शर्लोक स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक हाई सेंसिटिविटी एंजाइमेटिक रिपोर्टर अनलॉकिंग। ठीक है, ये आइडेंटिफाई करता है किस चीज को? जीनोमिक सीक्वेंस को। तो जीनोमिक सीक्वेंस जब किसी का पता चल जाता है तो ये भी पता चल जाता है कि कहां पर जीन्स में इशू है और उस जीन को एडिट करके फिर चेंज किया जा सकता है, राइट। अभी कुछ टाइम पहले भी हमने जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस किया था, जहां पर मैंने आपको, क्या मुझे कोई बता सकता है, हमने एक डिस्कशन किया था कि 17 करोड़ का एक जीन एडिटिंग इंजेक्शन लगता है, जिसकी वजह से यहां पर एक सोशल मीडिया वेरियस प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एक पेरेंट्स ने अपने बच्चों की यहां पर इस थेरेपी के लिए 17 करोड़ जो था वो रेज करने की कोशिश कर रहे थे। एक ही इंजेक्शन जो था उससे जो फॉल्टी जीन होता है उसको जो आपका करेक्ट जीन होता है उससे रिप्लेस कर दिया जाता है। तो काफी फ्यूचर में भी आपको इसकी एप्लीकेशन दिखने वाली है। अभी शर्लोक जो था इसको न्यूज में लाया गया था क्योंकि सैल्मन जो है, एंडेंजर्ड सैल्मन, उसको यहां पर सेव किया गया इस जीन स्लाइसिंग टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए। तो आंसर आपका हो जाएगा ए। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है दो स्टेटमेंट्स को देकर आपसे मैप रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। पहली स्टेटमेंट कहती है मार्मरा सी इज कंप्लीटली सराउंडेड बाय टर्की। तो मार्मरा सी जो है वो टर्की से पूरी तरीके से सराउंडेड है। सेकंड, बॉस्फोरस स्ट्रेट कनेक्ट्स इट टू मेडिटेरेनियन सी। तो बॉस्फोरस स्ट्रेट जो है वो किसको? मार्मरा सी को मेडिटेरेनियन स्ट्रेट से कनेक्ट करती है। आपके पास 10 सेकंड्स का टाइम है, सोचिए इसके बारे में। द हिंदू के अंदर मेंशन किया गया था, एक एनर्जी एंड एनवायरमेंट को लेकर टॉपिक था, जिसमें टर्की के बारे में जिक्र किया गया था, वेरियस सीज के बारे में डिस्कशन किया गया था और मार्मरा सी के बारे में भी डिस्कशन किया गया था। चलिए एक बार मैं आपको मैप के ऊपर भी दिखा देता हूं। और यहां पर वैसे मैं आपको बताऊं तो पहली जो स्टेटमेंट है, मार्मरा सी जो है पूरी तरीके से टर्की के द्वारा सराउंडेड है, तो पहली स्टेटमेंट ठीक हो जाती है। टर्की सेज इट विल डिफीट सी स्नॉट आउटब्रेक इन द मार्मरा सी। मार्मरा सी में क्या हुआ? एक सी स्नोट का आउटब्रेक हुआ है। इसमें होता क्या है, काफी सारा ऑर्गेनिक मैटर जो है वो कलेक्ट हो गए, ठीक है, उसको यहां पर डिफीट किया जाएगा, टर्की ऐसा कह रहा है। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो तो ठीक हो जाती है पूरी तरीके से। अभी मैप के ऊपर भी दिखाऊंगा कैसे ये सराउंड किया गया है टर्की के द्वारा। नाउ मार्मरा सी इज कंप्लीटली सराउंडेड बाय टर्की, दैट्स द फर्स्ट स्टेटमेंट। बॉस्फोरस स्ट्रेट जो है वो इसको कनेक्ट करती है मेडिटेरेनियन सी से, नहीं ब्लैक सी से। तो दूसरी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है, आंसर हो जाएगा ए। अभी देखिए किस तरीके से ये आपका पूरी तरीके से टर्की के द्वारा सराउंडेड है। देखिए दिस इज सी ऑफ मार्मरा, ये आपकी टर्की है, दिस इज टर्की, राइट, ये भी आपका टर्की है। और ये आपकी बॉस्फोरस स्ट्रेट है जो कि इसको ब्लैक सी से कनेक्ट कर रही है, मेडिटेरेनियन से कनेक्ट नहीं कर रही है, ठीक है। चलिए तो हमारा आंसर क्या हो जाता है? ए विल बी द करेक्ट आंसर। यूपीएससी के अंदर जो 100 डेज का और 200 डेज का क्रैश कोर्स है, इसमें आप एनरोल कर सकते हैं। इवन 500 डे का मिशन यूपीएससी 2022 इज ऑल्सो अवेलेबल। तो आप समर 50 कोड को यूज कर लीजिएगा, बिकॉज आज रात तक ये जो आपका कोड है ये एक्टिव रहने वाला है, उसके बाद इनएक्टिव हो जाएगा 9 बजे के बाद। तो आप इसे 9-10 बजे तक इसे अप्लाई कर सकते हैं और इसके अंदर आप जो अपना सब्सक्रिप्शन है वो ले सकते हैं। चलिए इससे आगे बढ़ते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा बात करता है वेरियस स्टेटमेंट्स को लेकर, दो स्टेटमेंट देकर आपसे पूछा कि बताइए करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है, कौन सा कथन आपका सही है। इन सीपीएपी वेंटिलेटर्स द एयर प्रेशर इन द सिस्टम इज ऑलवेज हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सीपीएपी वेंटिलेटर्स जो होते हैं उसमें क्या होता है, एयर प्रेशर जो सिस्टम के अंदर होता है वो हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होता है। इन बाई पीएपी द एयर प्रेशर फ्लक्चुएट्स एज द पर्सन इनहेल्स एंड एक्सेल्स। इसमें क्या होता है, जब भी पर्सन सांस लेता है या छोड़ता है तो क्या होता है, एयर प्रेशर फ्लक्चुएट करता है बाई पीएपी के अंदर। नाउ एसएनटी का आपका क्वेश्चन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन से, द हिंदू के अंदर मेंशन किया गया था। जल्दी से बताएं, मुंबई हाई कोर्ट ने नोट दिया था, मतलब यहां पर ओके किया था कि रिपेयर्ड वेंटिलेटर्स को यूज किया जा सकता है, वहां से इस न्यूज को बनाया गया। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए यहां पर आई होप आपने सोच लिया होगा इसके आंसर के बारे में। तो न्यूज भी मैंने आपको बता दी द हिंदू में क्या थी। यहां पर देखिए बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर पीएपी जो है आपका है, इसमें क्या होता है, एयर प्रेशर चेंज होता है जैसे ही पर्सन इनहेल करता है, मतलब सांस को लेता है, और एक्सेल करता है जब वो छोड़ता है, ठीक है। व्हाइल इनहेलिंग द एयर प्रेशर, जब एयर प्रेशर को इनहेल किया जाता है, यहां पर क्या होता है, जब इनहेल किया जाता है तो एयर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो जब हम हवा को इनहेल कर रहे होते हैं, सांस ले रहे होते हैं, तो एयर प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है कंपेयर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। और इसी तरीके से जब हम सांस को छोड़ देते हैं, एक्सेल करते हैं, तो ये डिक्रीज हो जाता है, क्या, एयर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है कंपेयर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी यहां पर ठीक हो जाती है। अब फर्स्ट स्टेटमेंट को देख लेते हैं। सो यहां पर सीपीएपी के बारे में बात करेंगे। सीपीएपी क्या है, कॉन्टिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। यहां पे इस वेंटिलेटर्स के बारे में बात करी है। तो इन वेंटिलेटर्स के अंदर क्या होता है, द एयर प्रेशर इन द सिस्टम ये हमेशा हायर रहती है अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इसे कंपेयर करते हैं। जब क्या किया जाता है, जब इनहेल किया जाता है, ठीक है, इनहेलिंग के टाइम पर इट विल ऑलवेज बी हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेकिन एक्सेलिंग के टाइम पर क्या होगा, इट इज लोअर, ठीक है। तो यहां पर इनहेलिंग के टाइम पे हायर, एक्सेलिंग के टाइम पे लोअर।
तो ऑलवेज की वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। क्या ऑलवेज हायर रहती है? नहीं, इनहेलिंग के टाइम पे हायर रहती है लेकिन एक्सेलिंग के टाइम पे लोअर रहती है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है एनजीटी के बारे में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को लेकर 3 स्टेटमेंट्स दिए और पूछा कि बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी यहां पर करेक्ट हो जाती है। ठीक है, यहां पे करेक्ट के बारे में आपसे पूछा है। पहली स्टेटमेंट कहती है इट फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, पीएनजी को फॉलो किया जाता है एनजीटी के अंदर, पॉसिबल है। मेंबर्स ऑफ एनजीटी जो है वो रीअपॉइंट किए जा सकते हैं एंड द मेंबर्स आर सिलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 years, 5 सालों के लिए इनको चुना जाता है। यहां पर बताया गया था कि जो इंडस्ट्रीज है दे कैन नॉट ऑपरेट विदाउट प्रायर एनवायरमेंट क्लियरेंसेस। तो यहां पे द हिंदू के अंदर न्यूज थी कि जब तक इंडस्ट्री को प्रायर क्लियरेंस नहीं मिला है उसके अलावा वो नहीं यहां पर ऑपरेट कर सकती, मतलब प्रायर क्लियरेंस जो है वो इसको लेना ही पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं अपनी स्टेटमेंट्स के ऊपर। तो ये आपकी एनजीटी जो है ये टाइम एंड अगेन हम डिस्कस कर चुके हैं, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को इसके अंदर फॉलो किया जाता है। एनजीटी एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है जिसको कि एनजीटी एक्ट 2010 के अंतर्गत बनाया गया था ताकि एनवायरमेंटल केसेस के साथ डील किया जा सके। एनजीटी फॉलो करती है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को। तो यहां पर जो पहली स्टेटमेंट है वो आपकी क्या होती है? एनजीटी फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। क्या एनजीटी के जो मेंबर्स होते हैं दे आर री एलिजिबल, क्या उनको दोबारा से अपॉइंट किया जा सकता है? दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। तो आंसर इज नो, उनको यहां पर अपॉइंटमेंट दोबारा देने के लिए वो एलिजिबल नहीं होते। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी यहां पर इनकरेक्ट हो जाती है। इसमें कार्यकाल कितना होता है? द मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर अ टेन्योर ऑफ 5 years, 5 साल का कार्यकाल दिया जाता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। जो प्रिंसिपल बेंच है एनजीटी का वो दिल्ली में होता है, बाकी जो इनके रिमोट बेंचेस हैं वो अलग अलग सिटीज के अंदर अवेलेबल है। तो बी इज द करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। और यहां पर न्यूज थी कि इंडस्ट्रीज को कहा कि आप क्लियरेंस लेके आए बिफोर यू स्टार्ट ऑपरेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आसियान को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। यहां पर 3 स्टेटमेंट्स आपको आसियान को लेकर दी है, वन बाय वन देखेंगे और बताएंगे करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। इट्स अ ग्रुपिंग ऑफ 10 साउथ एशियन कंट्रीज, 10 साउथ एशियन कंट्री की ग्रुपिंग है। हेडक्वार्टर इसका जकार्ता इंडोनेशिया में है। ऑल द मेंबर्स ऑफ आसियान आर मेंबर ऑफ आरसीईपी एज वेल। तो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप आरसीईपी जो है उसके मेंबर्स भी हैं आसियान कंट्रीज। हिंदू के अंदर आर्टिकल दिया गया था क्योंकि चाइना, मैंने आपको द हिंदू एनालिसिस में पढ़ाया था, चाइना होस्ट कर रहा है आसियान मिनिस्टर्स को और यहां पर कोड को लेकर भी मैसेज दिया गया है डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि आसियान कंट्रीज कोड को ज्वाइन ना करें। नाउ यहां पर बात करी जाए क्या ये 10 कंट्रीज का ग्रुप है? यस, 10 कंट्रीज का तो ग्रुप है, लेकिन 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का ग्रुप है, ना कि साउथ एशियन कंट्रीज का। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाती है, बट यस इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर इज जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर। सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। और यस, ऑल द मेंबर्स ऑफ आसियान आर द मेंबर्स ऑफ आरसीईपी एज वेल। तो जितने भी मेंबर्स हैं यहाँ पे वो आरसीईपी के भी मेंबर्स हो जाते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट है। आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से बी विल बी द करेक्ट आंसर। लेकिन एक चीज मैं आपसे और भी जानना चाहता हूं, क्या आरसीईपी का मेंबर इंडिया भी है? क्योंकि ये चीज मैंने आपको पढ़ाई थी। वैसे इंडिया क्या आरसीईपी का मेंबर है? यस और नो। और अगर आपको वो एक्सप्लेनेशन याद हो जो मैंने लास्ट लेक्चर्स में आपको बताई थी तो वो भी यहां पर रिकॉल करके जरूर बताइएगा। आरसीईपी बेसिकली एक ट्रेड अग्रीमेंट है बिटवीन द 10 मेंबर्स जो कि आसियान के हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन, और इसमें कंबोडिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, लाओस, मलेशिया, वियतनाम, ये सब कंट्रीज शामिल है। इसके अलावा इसके 5 पार्टनर्स भी हैं जिसके अंदर चाइना, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और न्यूजीलैंड भी शामिल है। ठीक है, चलिए यहाँ पे 10 कंट्रीज है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की। 9th क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि यहाँ पे डेटा प्रोटेक्शन बिल को लेकर है। पूछा गया डेटा पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को लेकर, पीडीपी बिल को लेकर बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। राइट टू बी फॉरगॉटन जो है वो इसके अंदर प्रपोज किया गया है, हो सकता है ये जो है बीएन श्री कृष्णा कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर आधारित है, ये भी हो सकता है। डाटा फ्यूडिशरी जो इसके अंदर है दैट इज वन ऑफ द हुज डेटा इज बीइंग कलेक्टेड हियर। तो इसके अंतर्गत डेटा फ्यूडिशरी जो होते हैं उनका डेटा इकट्ठा किया जाता है। अभी आईटी मिनिस्टर्स जो हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट जो है उसको रिट्रैक्ट किया है ऑन पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, रिपोर्ट ने बताया है। आपको यहाँ पे द हिंदू के अंदर जो आर्टिकल दिया गया था वो भी मैंने बताया था, अभी आई थिंक कल हमने इसको डिस्कस किया था। यहां पर आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है, सोचिए इसके बारे में फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, डेटा प्रोटेक्शन के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों लेवल पे बढ़ जाते हैं इस साल, क्योंकि काफी ज्यादा डिस्कशन जो है व्हाट्सएप को लेकर, ट्विटर को लेकर आजकल हो रहा है, जिसमें जो नए आईटी रूल्स है वो भी लेकर आए गए हैं जो कि डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर में हम पढ़ रहे हैं। नाउ अगर बात करी जाए राइट टू बी फॉरगॉटन, क्या इस पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के अंदर रखा गया है? तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, इसके अंदर इसे प्रपोज किया गया। राइट टू बी फॉरगॉटन आप जानते हैं इट इज योर राइट कि आप चाहें तो कोई पर्टिकुलर लिंक आपको लेकर ऑनलाइन दिया गया है तो उसको हटवा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी हमने 2-3 दिन पहले इसको लेकर एक जो न्यूज आई थी हिंदू के अंदर उसको भी डिस्कस किया था, जिसमें एक पर्टिकुलर केस को हटाया गया था। उस केस के अंदर किसी व्यक्ति का नाम का जिक्र किया गया था
तो उसे यहाँ पे आई थिंक इंडियन कानून करके जो वेबसाइट है शायद वहां से उसे हटवाया गया था। क्या ये बीएन श्री कृष्णा कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर आधारित है? तो यस, ये जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है बीएन श्री कृष्णा कमेटी को जो यहाँ पे रखा गया था और रेकमेंडेशन इनके द्वारा दी गई थी उसी के ऊपर आधारित करके ये जो पर्टिकुलर बिल है इसको डिजाइन किया गया। नाउ डेटा फिड्यूशरी क्या होता है? देखिए, डेटा इज कलेक्टेड एंड हैंडल्ड बाय सर्टेन एंटिटीज। कुछ एंटिटीज ऐसी होती हैं जो कि डेटा को कलेक्ट भी करती है, उसको हैंडल भी करती है, उनको डेटा फिड्यूशरी कहा जाता है। तो डेटा फिड्यूशरी इज वन हुज डेटा इज बीइंग कलेक्टेड। नहीं, डेटा फिड्यूशरी वो नहीं है जिनके रिलेटेड डेटा इकट्ठा किया जाता है, रादर डेटा फिड्यूशरी वो है जो कि डेटा को कलेक्ट करते हैं और डेटा को हैंडल करते हैं। ठीक है, व्हाइल द फिड्यूशरी कंट्रोल्स हाउ एंड व्हाई द डेटा इज प्रोसेस्ड, द प्रोसेसिंग इटसेल्फ मे बी बाय द थर्ड पार्टी, जो कि डेटा प्रोसेसर होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो फिड्यूशरी जो है वो कंट्रोल करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं, हैंडल करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? तीसरी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है, पहली दो स्टेटमेंट ठीक है, सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि पूछ रहा है स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय। स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश करी जाती है? आपके सामने चार नाम दिए गए यहां पर। पहला है मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, नीति आयोग, सेंटर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन एंड CSE। चार नाम है, जल्दी से 10 सेकंड्स का टाइम यूज करके बताइए यहां पर किसके द्वारा स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट रिपोर्ट को लेकर आया जाता है। 5-fold राइज जो है ये देखा गया है फार्मर्स प्रोटेस्ट में इन इंडिया सिंस 2017। ऐसा एक नए स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के द्वारा बताया गया। ये न्यूज जो थी वो दी गई थी CSE इंडिया के अंदर। तो ये जो रिपोर्ट थी उसी के बेसिस पे पूछा गया कि स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा लाई जाती है। तो आंसर तो आपका हो जाएगा CSE, जिसने ये भी कहा है कि 2017 से देखे तो यहाँ पे फार्मर्स प्रोटेस्ट के अंदर 5 गुना राइज देखने को मिला है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट एक पब्लिक इंटरेस्ट रिसर्च एंड एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि दिल्ली बेस्ड है। CSE रिसर्च करता है लॉबीज फॉर कम्युनिकेट्स द अर्जेंसी ऑफ डेवलपमेंट दैट इज बोथ सस्टेनेबल इक्विटेबल। स्टेट ऑफ इंडिया रिपोर्ट जो होती है वो भी इसके द्वारा पब्लिश करी जाती है। तो आंसर आपका हो जाएगा डी। जल्दी से पूरे लेक्चर को रिवाइज कर लेते हैं 2 मिनट के अंदर, एंड इट इज गोइंग टू बी द एक्टिव रिवीजन। और इस एक्टिव रिवीजन के बाद हम क्या करने वाले हैं? अपने प्रीलिम्स के क्वेश्चन को देखने वाले हैं जिसका आंसर आप नीचे करेंगे। यहां पर एक्टिव रिवीजन में कोशिश करिएगा ज्यादा से ज्यादा चीजों को रिकॉल करने की। पहली जो क्वेश्चन था वो हमारा ब्लू ओरिजिन को लेकर था। जल्दी से बताएं स्पेस एक्स के फाउंडर कौन है और ब्लू ओरिजिन के फाउंडर कौन है। अभी अपने भाई के साथ ये जाने वाले हैं जुलाई के महीने में और यहाँ पे स्पेस की सैर बेसिकली करने वाले हैं। ब्लू ओरिजिन इनकी कंपनी जो कि नासा को भी हेल्प करती है और यहाँ पर इनके द्वारा एक और मिशन जो है न्यू शेपर्ड करके वो भी बनाया जा रहा है। सो करेक्ट आंसर वाज क्या था यहाँ पर? बताइए कमर्शियल। ये आपका एक पूरा, जस्ट अ सेकेंड पीछे जाता हूं मैं, यस आपका वेंचर है। ठीक है, कमर्शियल स्पेस वेंचर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को लेकर। जल्दी से बताएं इसके अंदर किन लोगों को लिया जा रहा है, कौन से बेनिफिशियरीज को लिया जा रहा है, इसके अंदर कितना जो राइस या फिर कहें कि वीट है वो यहां पर लोगों को दिया जा रहा है। तो 5 kg राइस वीट, दालें कितनी दी जा रही है वो भी बताइएगा। NFSA के बेनिफिशियरीज को लिया जा रहा है और 1 kg जो प्रेफर्ड आपकी पल्सेज है वो भी यहां पर लोगों को दी जा रही है। इसके बाद डिस्कशन हमारा हुआ था एक पर्टिकुलर रेंज को लेकर। जल्दी से बताएं गुरु शिखर जहां पे हाईएस्ट पीक है ये आपका नॉर्थ ईस्ट से कहां तक जाता है? साउथ वेस्ट तक जाता है, दिल्ली से लेके अहमदाबाद तक जाता है और बीच में गुरु शिखर इसकी हाईएस्ट पीक होती है। बाना सखी रिवर भी यहां से निकलती है और लिटरल मीनिंग इसका लाइन ऑफ पीक्स है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया भाई इसके आसपास की जो एनक्रोचमेंट है किसके, अरावली रेंज के, उसको जल्दी से खत्म करो। नेक्स्ट इसके बाद डिस्कशन शर्लॉक के बारे में हुआ था हमारा। शर्लॉक ने जीन एडिटिंग, जीन स्लाइसिंग टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए अभी क्या किया है, यहां पर एक जो आपकी फिश है उसकी यहाँ पे लाइफ जो उसको सेव किया है और जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी में CRISPR-Cas9 को यहाँ पर यूज किया गया। ध्यान रखिएगा इस टूल के बारे में भी। देन हमारा डिस्कशन जो है वो हुआ मामरा सी को लेकर। यहाँ पे हमने मैप रिलेटेड क्वेश्चन देखा। जल्दी से बताएं मामरा सी के चारों तरफ कौन सी ऐसी कंट्री जो कि एग्जिस्ट करती है और बॉस्फोरस स्ट्रेट इसको किससे कनेक्ट करती है। देखिए बॉस्फोरस स्ट्रेट इसको ब्लैक सी से कनेक्ट करती है और चारों तरफ जो कंट्री है वो है टर्की। तो यहाँ पे 200 डेज मिशन यूपीएससी को आप एनरोल करा लीजिएगा और समर 50 कोड को यूज कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट CPAP बाईपैप के बारे में। यहां पर मैंने आपको एक बेसिक प्रिंसिपल जो था वो बताया था, उसमें यही था कि जो आपका पॉजिटिव एयरवे प्रेशर है, एयरवे इसमें फ्लक्चुएट करती है, एयर प्रेशर फ्लक्चुएट करता है एज द पर्सन इनहेल्स और एक्सेल। जब हम इनहेल करते हैं, एक्सेल करते हैं, एयर प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है उसके कंपैरिजन में कम या ज्यादा होता रहता है। ठीक है, देन वी डिस्कस्ड अबाउट यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन होता है NGT के बारे में। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो किया जाता है और इसका जो मेन बेंच है वो दिल्ली के अंदर है। अलग अलग जगह पे भी इसके बेंचेस एग्जिस्ट करते हैं। टेन्योर इसके अंदर 5 साल का होता है और रीअपॉइंटमेंट इसके अंदर अलाउड नहीं होती है। ठीक है, फिर हमारा डिस्कशन हुआ आसियान को लेकर। 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज इसके अंदर है और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? जकार्ता के अंदर। RCEP के बारे में डिस्कशन हुआ था। जल्दी से बताइएगा इंडिया मेंबर है कि नहीं है।
आसियन कंट्रीज इसके अंदर मेंबर्स हैं, ये भी हमने देखा था। ठीक है, फिर हमने डेटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में जाना। जल्दी से बताएं किस कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद इसको लेकर आया गया था, राइट टू बी फॉरगॉटन इसमें है या नहीं है। साथ ही साथ डेटा फिड्यूशियरी वो होते हैं जो कि आपके डेटा को कलेक्ट करते हैं, हैंडल करते हैं, कंट्रोल करते हैं। बी एन श्री कृष्णा कमेटी इज द नेम ऑफ द कमेटी एंड राइट टू बी फॉरगॉटन इसके अंतर्गत दिया गया है। फिर हमारा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो था वो देखा था हमने कि ये पर्टिकुलर रिपोर्ट स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरमेंट रिपोर्ट जो किसके द्वारा लाई जाती है, CSE के द्वारा इसको लाया जाता है। और ये जो है अभी रिपोर्ट को पब्लिश किया गया बाय CSE जो कि एक पब्लिक इंटरेस्ट रिसर्च एंड एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन है, न्यू दिल्ली बेस्ड है। चलिए, तो यहाँ पे रिवीजन भी हमारी हो चुकी है कंप्लीट। अब मैं आपको एक प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन है वो देने वाला हूं, जिसका आंसर आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा। और जो मैराथन सेशंस आपके वीकेंड्स पे आते हैं उसको जरूर प्रैक्टिस करिएगा, वो आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। प्रीलिम्स का क्वेश्चन जो आप कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे, स्पेसएक्स के फाउंडर का नाम मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे ब्लू ओरिजिन देखा था। ब्लू ओरिजिन का भी अगर आपके फाउंडर का नाम याद है तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेंस का क्वेश्चन आपको ऑलरेडी जो द हिंदू एनालिसिस हम सेकंड चैनल के ऊपर करते हैं वहां पर मैंने आपको दे दिया। आज का मेंस का और इंटरव्यू दोनों ही क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए, इनको वहां पर जरूर प्रैक्टिस करिएगा। अलग अलग ग्रुप के अंदर अपने आंसर को दीजिएगा। मेंस के अंदर आंसर आप राइटिंग फॉर्म में देंगे तो लिखिएगा, फोटो खींचिएगा उसकी, और साथ ही साथ चाहे तो PDF में कन्वर्ट करके सबमिट कर सकते हैं। इंटरव्यू के लिए वही क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको देना है, और वो आपको लिख कर नहीं देना, टाइप करके नहीं देना, वो आपको अपनी ऑडियो के थ्रू भेजना है वहां पर। ठीक है, चलिए, दीज आर द वीडियो सीरीज जिसको आप एनरोल कर सकते हैं। दिस इज द सेकंड चैनल जहां पर आपको द हिंदू एनालिसिस डेली बेसिस पे मिल जाता है। और यहां पर अब जल्दी से मुझे कॉमेंट सेक्शन के अंदर अपने अपने मार्क्स बताएं, कितना कितना आपने स्कोर किया है। अगर 8 to 10 आपने एमसीक्यूज ठीक है तो आप टॉपर कैटेगरी में, 6 से 7 एमसीक्यूज ठीक है तो सीरीज एस्पिरेंट कैटेगरी में, 4 से 5 एमसीक्यूज अगर आपने ठीक किए तो अभी यहाँ पे आपको इंप्रूव करना पड़ेगा, एस्पिरेंट से सीरियस एस्पिरेंट बनना पड़ेगा। लेस देन इक्वल टू 3 एमसीक्यूज अगर आपने ठीक किए तो आपको स्टूडेंट से एस्पिरेंट और फिर सीरियस एस्पिरेंट देन टॉपर कैटेगरी के अंदर आना पड़ेगा। टेलीग्राम के ऊपर जो PDF है वो शेयर कर दी जाएगी। प्लीज टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।